दोस्तों, चीन के पास सबमरीन की टोटल संख्या मानी जाती है 61 से 78 के बीच में। वहीं भारत के पास है केवल 18। अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो भारत के पास केवल 2 हैं। वहीं चीन के पास ये हो सकती हैं 12। तो दोस्तों, क्या भारत चीन और पाकिस्तान की जॉइंट नौसैनिक ताकत को मात दे सकता है? क्या आत्मनिर्भरता का सपना हमारी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या भारत का रक्षा आधुनिकीकरण हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि ये सवाल है देश की और हमारे परिवार की सुरक्षा का। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2024 और आज के दिन हम इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आज ही के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऐसे अभियान को अंजाम दिया गया था जिसमें दुश्मन की बंदरगाह पर रातों रात हमला किया गया था। और ये जो अभियान है इसको कहा जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। और भारत ने दरअसल पाकिस्तान को किसी भी तरह का पलटवार करने का भी मौका यहाँ पर नहीं दिया था। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय नौसेना की। शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल गठन हुआ वो 1612 में हुआ, जब इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। आज ये दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना है और हमारे पास आधुनिक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों से लेकर स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर तक हैं। भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। तो इससे नौसैनिक ताकत में भारत की आत्मनिर्भरता का अंदाजा तो पता चलता है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये चीन और पाकिस्तान के सामने काफी है? क्योंकि भारत के सामने खतरा है टू फ्रंट वॉर का। तो देखिए, जहां भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 हैं, वहीं चीन के पास है 3 और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। चीन ने पिछले ही साल अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, जबकि पाकिस्तान के पास इतने महंगे सिस्टम रखने की क्षमता ही नहीं है। अगर हम बात करें पनडुब्बियों की, तो यहाँ पर चीन का दबदबा साफ नजर आता है। चीन के पास 67 से लेकर आप मान सकते हैं कि 78 पनडुब्बियां हो सकती हैं, या कहीं कहीं पर ये आंकड़ा 61 भी देखने के लिए मिलता है। तो भारत के पास 18 और पाकिस्तान के पास 8 या 9 है। लेकिन ध्यान दें, आने वाले दिनों में भारत 6 और एडवांस एआईपी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर बात बाद में करेंगे। अगर हम विध्वंसक जहाजों की बात करें तो चीन के पास ये 60 हैं, जबकि भारत के पास केवल 11 और पाकिस्तान के पास केवल 2 हैं। वहीं अगर हम फ्रिगेट्स की बात करें तो चीन के पास है 42, भारत के पास है ओनली 12 और पाकिस्तान के पास है हमसे भी आधे 6। यानी कि हर तरीके से दोस्तों चीन का पलड़ा भारी है। इसीलिए हाल में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने ये कहा है कि हम बहुत जल्द 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने वाले हैं। और ये जो कदम है ये भारतीय नौसेना की ताकत को मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में शक्तिशाली केवल वही देश बनते हैं जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। भारत, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का मालिक है, आज हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान रक्षा के क्षेत्र में आखिर कहां खड़ा है। देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भरता का मतलब बस इतना नहीं होता कि हथियार भारत में बनाए जाएं। सवाल ये होता है कि क्या वो हथियार इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट से तैयार हो रहे हैं, या फिर हम आज भी विदेशों पर निर्भर हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के प्लांट में बनाया जाएगा। कहने को इसका 90 से 95% हिस्सा भारतीय होगा, लेकिन इसका जो इंजन है और साथ में जो एवियोनिक्स हैं, ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए हम अभी भी विदेशों पर निर्भर हैं। अब सोचिए, अगर इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को बनाने वाला देश जैसे कि अमेरिका या फिर फ्रांस भारत पर प्रतिबंध लगा दे तो क्या होगा? अक्टूबर 2024 में अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसका सीधा असर भारत पे नहीं पड़ा था, लेकिन ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आती है तो हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को कैसे बनाए रखेंगे।
दोस्तों अगर आप हथियारों को इंपोर्ट करते हो तो आपके पास कौन कौन से हथियार है एक जानकारी दूसरे देश के पास भी रहती है, और वही हथियार वो किसी दूसरी कंट्री को इंपोर्ट करके आपके बराबर स्थिति ला देता है। एंड दैट्स व्हाई एक आत्मनिर्भर डिफेंस कैपेबिलिटी यहाँ पर मैंडेटरी हो जाती है भारत जैसे देश के लिए। 2019 में भी जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया था, तब भी अमेरिका ने हम पे बहुत प्रेशर डाला था। हालांकि तब हमें छूट मिल गई थी, लेकिन भविष्य में ये क्राइसिस तो कभी भी हो ही सकता है। इसीलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने सुपर हीरो की, यानी कि DRDO की। दोस्तों DRDO ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना झंडा बुलंद किया है, लेकिन कुछ मामलों में DRDO पछड़ गया है, जैसे इंजन टेक्नोलॉजी। आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन अगर आप इंजन बनाने में कैपेबल नहीं है तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे DRDO की इनसफिशिएंसी को लेकर कई बार कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। जैसे DRDO के पास 26,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, और अगर इसका मुकाबला अमेरिका के DARPA के साथ करें, जो कि डिफेंस रिसर्च में सबसे आगे है दुनिया में, तो वहां पर केवल 220 सरकारी कर्मचारी ही हैं, लेकिन वो करीब 250 प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई 2005 में केलकर कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारत में भी अमेरिका के DARPA की तर्ज पर एक अलग संगठन बनाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरी समस्या हमारे सामने है डिफेंस के बजट को लेकर। देखिए 2018-19 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर टोटल रक्षा बजट का केवल 6.38% खर्च किया गया था, और 2023-24 में तो ये हिस्सा घटकर केवल 5% रह गया। और अगर मैं बात करूं तो टोटल जो हमारा डिफेंस के लिए बजट आता है, उसमें सबसे ज्यादा नेवी के पास यानी कि 55%, देन एयरफोर्स के पास एंड देन नेवी के पास जो है आता है, एंड केवल 6% ही है जो DRDO के पास पहुंचता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर जब तक आप डिफेंस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं करोगे, तब तक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर आप बेहतर काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें अभी आप ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत कम बजट है, राइट। तो इसीलिए फिर होता क्या है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता तो हमें अदर कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे रशिया पर भारत की काफी ज्यादा निर्भरता है। कभी भारत के 76% जो पूरे आयात का हिस्सा था वो रशिया से आता था। हालांकि अब ये काफी बदल गया है, क्योंकि अब ये केवल घटकर 36% रह गया है। इसका कारण क्या है? देखिए, रूस पर जो हमारी निर्भरता कम हुई है डिफेंस में, उसका एक रीजन है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की जो डिलीवरी कैपेबिलिटीज है वो बड़ी कमजोर हुई है। फॉर एग्जांपल S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में काफी डिले हो रहा है। वहीं पर अगर हम देखें तो रूस धीरे धीरे चीन पर काफी निर्भर होते जा रहा है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, और जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चीनियों के द्वारा जासूसी किए जाने की रिपोर्ट्स मल्टीपल टाइम यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो रूस, जो कि एक लंबे टाइम तक हमारा डिफेंस में बहुत भरोसेमंद साथी रहा है, हमारी डिपेंडेंसी उस पर अभी भी है, क्योंकि जो हमारे पास पुराने वेपन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें रूस पर डिपेंड रहना पड़ता है। बट इसके बावजूद अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स से $3 बिलियन के 31 लंबी दूरी के ड्रोन खरीदे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जॉइंट रूप से जेट इंजन के एडवांस वेरिएंट बनाने की तैयारी में है, और इंजन के एडवांस वेरिएंट अगर भारत में बनेंगे तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ भी एक बहुत बड़ी डील हुई है। राफेल जेट से लेकर स्कॉर्पियन पनडुब्बियों तक भारत जो है अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी में फ्रांस को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात आती है एक नई चुनौती की, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, राइट। डोनाल्ड ट्रंप देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और साथ ही दूसरी कंट्रीज के अंदर फैक्ट्रीज खोलने को लेकर खिलाफ रहते हैं। और अगर आप ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और ना ही हथियारों की फैक्ट्री खोलने देंगे, इसका मतलब है आप हमेशा के लिए अपने ऊपर हमें डिपेंड बनाना चाहते हैं। इसीलिए भारत की रणनीति स्पष्ट है
कि हमें मेक इन इंडिया को यहाँ पर प्रमोट करना है। एंड दैट्स वाई जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और टाटा लिमिटेड जो कंपनियां हैं, माफ कीजिएगा, जो टाटा जैसी कंपनियां हैं, वो फ्यूचर के जो लड़ाकू विमान हैं और जो पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण में शामिल यहाँ पर हो रही है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं तो एक एक प्रोजेक्ट में 10, 20, 30 साल भी लग जाते हैं। तो ये तो एक दीर्घकालिक जरूरतों के लिए, लेकिन आज के टाइम पे जो समस्या हमारे सर पे खड़ी है उसके लिए हमें रूस और अमेरिका के अलावा कुछ नए डिफेंस पार्टनर्स तलाशने होंगे, जैसे कि स्पेन एक ऐसा पार्टनर हो सकता है। देखिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, इतनी लंबी समुद्री रेखा हमारे पास है। तो हाल ही में भारत अपने प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के तहत नई 6 पनडुब्बियां बनाने की योजना कर रहा है, और यहाँ पर जो स्पेन की S80 पनडुब्बियां हैं वो भारत को जो है ऑफर की गई हैं। और ये जो पनडुब्बियां हैं ये समुद्री युद्ध में एक क्रांति लेकर आई है, क्योंकि इनका ना एक बड़ा बेस्ट फीचर है बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसको बेस्ट ही कहते हैं। ये जो इनका फीचर है ये पानी के नीचे रहते हुए भी बैटरी को चार्ज करने देता है, जिस वजह से इस पनडुब्बी को लगातार एक एनर्जी मिलते रहती है बिना ऊपर आए सतह पर, और बहुत लंबे टाइम तक ये पानी में रह सकती है। दरअसल दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो स्पेन है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि बायो एथेनॉल का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बन जाता है, एंड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर यहाँ पर हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और उस एनर्जी से बैटरी चार्ज कर रहे हैं। दैट्स वाई नॉर्मल जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जहां वो 2 या 3 दिन तक पानी के अंदर रह पाती है, ये पनडुब्बी 3 हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसीलिए इसकी छिपने की क्षमता जबरदस्त है, एंड दैट्स वाई ये कोशिश हो रही है कि जो भारत है वो स्पेन की इन टेक्नोलॉजी को अपनी खुद की पनडुब्बियों में भी इसका इस्तेमाल करे। और अगर भारत ऐसा करता है तो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हासिल होगी, क्योंकि देखो चीन और पाकिस्तान लगातार अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करें तो हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि वायुसेना की। देखो भारत की जो वायुसेना है इस समय पुरानी टेक्नोलॉजी से जूझ रही है। मिराज 2000, MiG-29, जगुआर जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो अपने जीवन के अंतिम दौर में चल रहे हैं। वहीं चीन का जो J-20 स्टेल्थ फाइटर है और पाकिस्तान की तुर्की के जो प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे में भारत को हर हाल में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चाहिए, और यहाँ पर जो रूस का Su-57 जो कि 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसको रडार से बचने और घातक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, एक बहुत बेटर ऑप्शन भारत के लिए हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या रूस इन विमानों का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार होगा, और क्या वो समय पर डिलीवरी कर पाएगा? आइए बात करते हैं स्वदेशी रूप से क्या भारत कोई एयरक्राफ्ट बना रहा है। तो एक उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है भारत की तरफ से बनाया जा रहा है, और ये स्वदेशी रूप से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने की भारत कोशिश है, लेकिन फाइनल होने में 7 से 8 साल यहाँ पर लग जाएंगे। तो रूस के साथ ये जो समझौता है ये 2 तरीके से असर डाल सकता है। एक, हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने एयरक्राफ्ट्स में कर लें, और दूसरा, अगर यहाँ पे हमने अरबों डॉलर की डील पर पैसा खर्च कर दिया तो हो सकता है हमारे पास फंडिंग की कमी हो जाए। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो बैलेंस करना पड़ेगा। दोस्तों भारतीय नौसेना जिसने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमला करके इतिहास रच दिया था, आज अपनी ताकत और आधुनिकता के दम पर जानी जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी देशों से लाए गए हथियारों का है। तो इसीलिए भारतीय नौसेना का बहुत ज्यादा ध्यान है तकनीकी उन्नति और अपनी लड़ाकू क्षमता को बेहतर बनाने पर। भारत के पास आज के टाइम पर 129 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई एडमिरल ये कह रहे हैं कि अगले साल से हर महीने एक नया जहाज या पनडुब्बी कमीशन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में क्या हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं।
तो वर्तमान में 63 जहाज और पनडुब्बियां भारतीय शिपयार्ड में बन रही है। इसके अलावा 2 जहाज रूस में भी बन रहे हैं जो बहुत जल्द जो है शामिल हो जाएंगे। और देखिए ये सारी चीजें भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के अंदर एक ताकत देगी। देखिए हिंद महासागर में बस अपने हितों को तो बचाना नहीं है, बल्कि यहाँ की एक प्रमुख शक्ति बन के उभरना है। एंड दैट्स व्हाई मॉडर्नाइजेशन हमें यहाँ पर करना होगा, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या भारत अगले 5 सालों में अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाएगा? मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और इसकी ना तैयारी कहीं ना कहीं भारत ने शुरू कर भी दी है। जैसे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अभी हाल ही में 21,772 करोड़ रुपए के 5 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी दे दी है। जैसे 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। साथ में भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI लड़ाकू विमान है उनके लिए नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी मंजूरी दी गई है। अगर भारतीय सेना की बात करें तो जो हमारे पुराने इंजन हैं उनकी मरम्मत और अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है। जैसे T-90, T-72 टैंक्स हैं, BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और Su-30 फाइटर जेट्स हैं। इससे क्या ना इनकी ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहती है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में तुरंत उड़ान भरी जा सके। तो समाधान क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे लेके आना पड़ेगा। साथ ही हमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना पड़ेगा और विदेशी कंपनियों के साथ जो समझौते हों इसमें ये क्लॉज जोड़ने पड़ेंगे कि आपको न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा बल्कि भारत में भी जो हथियारों को बनाने वाली फैक्ट्री हैं उनको स्टैब्लिश करवाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का आज का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दुनिया में चल रहा है कि अगर हम किसी कंट्री के साथ वेपन्स को लेकर समझौता करते हैं और कोई तीसरा देश कल को प्रतिबंध लगा दे तो उन प्रतिबंधों का पहले से किए गए समझौते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि तीसरा देश हमें यह नहीं बता सकता जो समझौता हमने पहले कर लिया था कि हम उसको तोड़ दें, या फिर कोई भी कंट्री हमें किसी भी इमरजेंसी में हमारे वेपन्स के जो स्पेयर पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, जो इंजन्स हैं वो देने से मना नहीं कर सकती। यानी कि इस तरह के प्रतिबंधों का हमें खतरा कम करना होगा और धीरे धीरे हमारी जो आज के टाइम की जरूरतें हैं वो हम इन एग्रीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट और जो केलकर कमिटीज की रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस हैं उन पर काम करना होगा। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आने वाले 5 सालों में भारत ये कर पाएगा? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है, और अगर आपका जवाब ना है तो भी आपको ऐसा क्यों लगता है? दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आप इस पूरे PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्राची मैम टेक्स्ट बुक। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड एक बार फिर से आप सभी को आज के इस प्राउड डे के लिए बधाई हो। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी एंड इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। गर्व से कहिए जय हिंद।